नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि यूक्रेन से जुड़ी सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर रूस के एक बड़े सैन्य अधिकारी की युद्ध में मौत की दावा किया गया है। रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा सामने आ रहा है। मेजर जनरल एंड्रेई सुखोवेत्स्की को मार गिराया गया है। रूस के 31 प्लेन और 34 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और इसी बीच रूस के 31 प्लेन और 34 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर रूस के एक बड़े सैन्य अधिकारी की युद्ध में मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से सामने आ रही है, जहां पर रूस के मेजर जनरल को मार गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया की तरफ से ये तमाम दावे सामने आए हैं। मेजर जनरल एंड्रोई की यहां पर मार गिराने की बात कही जा रही है। तो ये रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। लगातार जो है मिसाइलों से हमला किया जा रहा है और इसी के साथ ही यूक्रेन को कई अन्य देशों से मदद की भी यहां पर बात कही जा रही है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में अपने देश के नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया है। रूस का कीव पर आक्रमण 8वें दिन भी जारी है और बुधवार देर रात को फेसबुक पर एक पोस्ट किए गए वीडियो में राष्ट्रपति ने कहा कि हर कब्जे वाले को पता होना चाहिए, उन्हें यूक्रेनियन से हमले पर जवाब मिलेगा। हम एक ऐसे राष्ट्र से आते हैं जिसने एक हफ्ते में दुश्मन की योजनाओं को तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात स्थान से नागरिकों को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों को यह पता नहीं है कि वो यहां क्यों हैं। रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की के एक वीडियो संबोधन के कुछ ही घंटों बाद कीव में गुरुवार सुबह 4 विस्फोट हुए। 4 विस्फोटों में से 2 कथित तौर पर सिटी सेंटर में और 2 अन्य मेट्रो स्टेशन के पास हुए हैं। विस्फोटों के बाद राजधानी शहर में हवाई हमले के लगातार सायरन सुना देते गए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि इस वक्त लगातार हमला जारी है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हालातों का सामना करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी आम नागरिकों को, जो यूक्रेन के आम नागरिक हैं, उन्हें हथियार उठाने के लिए सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई थी और कहा गया था कि जो लोग हथियार उठा सकते हैं वो सेना में शामिल हो जाएं। आपको बताया, जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का यहां पर आग्रह किया है और इसी बीच ताबड़तोड़ हमला जारी है। खार्किव और कीव के ऊपर यह हमला हो रहा है और रशिया की तरफ से लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, S-400 से अब परीक्षण किया जा रहा है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है और भी ज्यादा भयावह और भी ज्यादा मजबूती के साथ रूस हमले की तैयारी यहां पर करता हुआ दिख रहा है। आशंका है कि अब और भी बड़ा हमला यहां पर यूक्रेन में हो सकता है। आपको बता दें, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच के मौजूदा हालात की वजह से और जो ये युद्ध है इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम पर साफ असर पड़ रहा है। आपको बता दें, $115 जो बैरल की कीमत हो चुकी है और इसके साथ ही ऐसे में अब आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना लगभग तय है। पिछले 120 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हालांकि नहीं की गई, जबकि कच्चे तेल की कीमतें करीब 70% बढ़ चुकी हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों और चुनावी मोहलत का ट्रेंड अब बनता जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही।
हालांकि चुनाव खत्म होते ही वो कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती। फिलहाल देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे और इसी वजह से अगले हफ्ते से दाम बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, विश्लेषक का यह भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार में ना होकर रोज थोड़ी थोड़ी जरूर की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से युद्ध जारी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसकी वजह से साफ असर शेयर मार्केट पर भी देखा जा रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी इसका सीधा असर होगा। और इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली जुड़ चुके हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं वो, और इसके साथ ही उन पर चर्चा करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज में आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर शरद, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो असर देखने को मिल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालातों का, क्या लगता है सर कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, कितना उछाल आ सकता है? देखिए, बहुत खतरे की घंटी है अगर हम आम उपभोक्ता की और देश की आम जनता की बात करें, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले जिस समय पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़नी रुक गई थी, आपको याद होगा और सभी दर्शकों को भी याद होगा, तो उस समय क्रूड की प्राइसेस करीब $70 के आसपास थी। आज अभी जब मैं देख रहा हूं, अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो करीब $114-115 ये पहुंच चुकी है। इसका मतलब इसमें करीब करीब $44 का उछाल आ चुका है, जो कि 50% से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस टाइम पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कि सरकार ने घटाई थी, केंद्र सरकार ने एक्साइज घटाई थी, राज्य सरकार ने वैट घटाया था लोगों को राहत देने के लिए, और अब जो परिस्थिति बन चुकी है, क्योंकि भारत का हर $1 बढ़ने से करीब करीब 10,000 करोड़ का फर्क पड़ता है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस समय घाटे में आ चुकी हैं। उनकी जो रिकवरी है, जिसको हम अंडर रिकवरी कहते हैं, वहां जा चुका है। इसका मतलब वो पूरी कीमत नहीं वसूल पा रही है, उनकी लागत ज्यादा आ रही है और पैसा वसूला कम जा रहा है। तो जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे। पर यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बात से विदित है कि इसके दाम बहुत बढ़ चुके हैं। अगर हम इसकी पैरिटी करें तो ये तो कहीं ₹150 इस समय बन जाते हैं, 150, 130, 40, कहीं भी जाके ये रुकेंगे। मुझे लग रहा है ये तो महंगाई, जो कि पहले ही खुदरा महंगाई 6% से ज्यादा हो चुकी है। खाद्य पदार्थ आप देखिए, उनमें आग लगी हुई है, और उस पे ये जले पे नमक छिड़कने का काम होगा अगर साथ में अब पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने लग गई तो हो सकता है सरकार कुछ हद तक इस बढ़ी हुई कीमतों को एब्जॉर्ब करे। इसका मतलब यह है कि सरकार या तो उस पर कोई सब्सिडी फॉर्म में लाए, या हो सकता है कि टैक्सेस और कम करे, जिससे कि लोगों पर इसका बोझ कम जाए। पर कितना भी करे, कुछ ना कुछ बोझ तो लोगों पर पड़ेगा ही। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसको हम WPI कहते हैं, वो 12% के आसपास है, और खुदरा महंगाई, जैसे मैंने कहा, अभी 6% के आसपास है। मैं समझता हूं कि लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कीमतें बढ़ेंगी, ये निश्चित है, अब कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कोई एकदम से परिस्थिति में सुधार आ जाए, जादुई छड़ी चल जाए और रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, जिसका कि अभी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। डॉक्टर शरद, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी दावा किया गया है कि वो 3 करोड़ बैरल के आसपास जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारेंगे, ताकि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल किया जा सके। क्या लगता है कि क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, इसको स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको SPR कहते हैं। हर देश अपने पास कुछ दिन का एक रिजर्व रखता है, जिसको कि ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में इसको निकाला जाता है। पर हम ये ना भूलें कि वो एक टेम्परेरी तरीका होता है, एक अस्थायी तरीका होता है। उससे कुछ दिन के लिए तो आप कीमतों में लगाम लगा लेंगे, पर अगर ये युद्ध चलता रहता है, अब सारा कुछ निर्भर करेगा कि ये युद्ध कितने दिन चलता है। अगर ये युद्ध लंबा खिंच जाता है तो अमेरिका का रिजर्व, भारत के पास भी 9-10 दिन का रिजर्व होता है, भारत भी 60 लाख बैरल के करीब है, उसको निकालना चाहेगा कीमतों को स्टेबलाइज करने के लिए। पर सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो आपके रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे, फिर आप कैसे लगाम लगाएंगे? तो मुझे लग रहा है, क्या लगता है जिस तरह से मौजूदा हालात जो बने हुए हैं यूक्रेन और रूस में, क्या लंबे समय तक चलने वाली है जंग? क्योंकि बातचीत का मुद्दा जो है अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रूस हमलावर हो गया है और लगातार घेर दिया गया है यूक्रेन को पूरी तरह से, समुद्री रास्तों के जरिए भी अब अटैक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में पूरे विश्व पर जो है कितना असर पड़ सकता है महंगाई का? देखिए, मुझे भी यही लगता है कि ये बातचीत के दायरे से बाहर हो चुका है, क्योंकि रशिया ने मन बना लिया है कि उन्हें कीव पर किसी भी तरह कब्जा करना है। जब तक कीव पर कब्जा नहीं होता, ये युद्ध विराम नहीं लगेगा। जब तक उनको केंद्र पर कब्जा नहीं करेंगे, सरकार अपनी हाथ में नहीं लेंगे, अपना कोई राष्ट्रपति नहीं बना देंगे, जो भी वो करना चाहते हैं। और यही मैं कह रहा था कि अगर ये चलता रहता है और अगर समुद्र से हमला हो जाता है, या इसमें परमाणु
हथियार चलने की नौबत आती है। तो मुझे लग रहा है परिस्थिति बहुत विकट हो सकती है। महंगाई तो एक तरफ है ही है, पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो सकती है। इंटरेस्ट रेट्स आपने देखा कि रशिया के में 9.5% इंटरेस्ट रेट थे, उन्होंने उसको जैसे ही युद्ध हुआ 20% कर दिया। आप समझ सकते हैं अगर इस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो पूरे बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा। सप्लाई चेन जो पूरी दुनिया की है, जो सामान का आवागमन होता है एक देश से दूसरे देश में, वहां फर्क पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की हम बात कर ही चुके हैं, जरूरी सामान पे फर्क पड़ेगा। कुल मिला के हम देखें तो पूरी दुनिया में एक तो विकट परिस्थिति जियोपॉलिटिकल लेवल पे खड़ी हो जाएगी और दूसरी विकट परिस्थिति आर्थिक लेवल पे खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि देश के हर नागरिक को, अगर हम भारत की बात करें, तैयार रहना चाहिए। मेरी सलाह ये है लोगों को, अगर मैं आपके चैनल आर्या न्यूज के माध्यम से लोगों को 2 लाइन कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि आप अपने घर का बजट बैठ के बनाएं, कागज पेंसिल लेके परिवार के लोग साथ में बैठे, और जितना आपका मंथली खर्चा है उसमें जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको आप फिलहाल टाल दें। आपने कोई ऐसा खर्च करना था जो कि बहुत जरूरी नहीं है, उसको अभी आप भूल जाएं। अपने जरूरी खर्चों के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रखिए। अगर परिस्थिति बिगड़ जाती है तो परिस्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी और आपके लिए इन खर्चों को निभाना हो सकता है अर्थव्यवस्था के बिगड़ने से नौकरियों पर, जैसे हमने पीछे पैंडेमिक में देखा। शरद कोहली जी, जैसे कि भारत के रुख की अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो यूक्रेन को लेकर भारत का जो रुख है कहीं ना कहीं रूस को फेवर कर रहा है। रूस ने जो है धन्यवाद भी कहा, एक तरीके से सराहना की है। तो बैकअप प्लान के तौर पे भारत के पास क्या कुछ होगा, क्योंकि जो भारत का रवैया है उसके बाद से कई देश ऐसे हैं जो भारत की आलोचना कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं होता कि भारत ने थोड़ा रशिया की तरफ झुकाव दिखाया है। भारत एक न्यूट्रल देश अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करा। भारत के नेटो और अमेरिका से भी उतने ही अच्छे संबंध है जितने रशिया से हैं, सब जानते हैं। पिछले चंद वर्षों को आप उठा के देखें तो मुझे नहीं लगता कि भारत का रुझान रशिया की तरफ हो रहा है। भारत एक न्यूट्रल देश इसमें रहना चाहता है कि हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम तो सिर्फ शांति चाहते हैं। भारत का ये रुख है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि भारत रशिया की तरफ अपना रुझान दिखा रहा है। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में वोट नहीं किया, भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट नहीं किया। एब्सटेन करना वोट से मुझे नहीं लगता झुकाव है। एब्सटेन करना ये बताता है कि आप तटस्थ हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप किसी एक पक्ष की साइड नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ शांति चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तो भारत के रशिया से संबंध बने रहेंगे और अमेरिका और मुझे नहीं लगता अमेरिका और नेटो भारत से इस बात के लिए नाराज होगा, क्योंकि भारत ने उनके फेवर में नहीं किया तो उनके फेवर में नहीं किया है। पर डॉक्टर शरद, यहाँ पर भारत की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की छवि को और जो उनका रोल है उसकी सक्रियता को लेकर भी काफी सवाल यहाँ पर उठे हैं। इस समय वो काफी प्रोमिनेंट भूमिका यहाँ पर निभा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ गए। जैसे कि आपने कहा न्यूट्रल रहना चाहता है भारत, लेकिन स्थिति भी स्पष्ट नहीं की भारत ने। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप, मैं देखिए बिना सरकार का पक्ष लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से 2-3 दफा जब से युद्ध शुरू हुआ है बात कर चुके हैं, और हर बात में, जहां तक हमें ज्ञात है, जहां तक प्रेस से मीडिया से न्यूज आती है, कि हर बात में उन्होंने भारतीयों को वहां से निकालने की बात तो की, पर उससे पहले उन्होंने ये बात करी कि हमें शांति बहाल करनी चाहिए। किसी भी तरह विश्व की शांति जो है वो सर्वोप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार ये बात बोली है। पर अब कोई व्यक्ति अगर जिद पे ही अड़ जाए, अगर उनके उद्देश्य है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव है, उनकी अपनी कंपल्शंस होंगी, उसमें हम नहीं चाहते कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, हम सब खबरें इतने दिन से देख ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं मुझे लगता कि भारत जो है बिल्कुल अपनी आंखें फेर ली है उनकी तरफ से या मुंह फेर लिया है। भारत निरंतर प्रयास कर रहा है और आगे मुझे लगता है, ये बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये युद्ध बढ़ता है और ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता है या ये लंबा खिंचता है, भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। भारत का पहला लक्ष्य है अपने लोगों को वहां से निकालना। एक दफे सब लोग वहां से निकल आए, मुझे लग रहा है उसके बाद भारत की भूमिका और सक्रिय हो जाएगी। कूटनीतिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। भारत एक शांति दूत बन के निकलेगा, मुझे इसमें कतई डाउट नहीं। जी डॉक्टर शरद कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम बातें हमें बताने के लिए। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर कोहली ने यहाँ पर कहा कि इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर है और सभी को यहाँ पर बजट बनाने की एक जरूरत है ताकि आने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है स्थिति बिगड़ चुकी है। बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति की तो उनकी तरफ से भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में अपने देश के नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया है। रूस का कीव पर आक्रमण 8वें दिन भी जारी है। ऐसे में बुधवार की रात को फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में राष्ट्रपति ने कहा कि हर कब्जे वाले को पता होना चाहिए कि उन्हें यूक्रेनियन से हमले पर जवाब मिलेगा।
हम एक ऐसे राष्ट्र से आते हैं जिसने एक हफ्ते में दुश्मन की योजनाओं को तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक अज्ञात स्थान से नागरिकों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों को यह पता नहीं कि आखिर वो क्यों हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार ज़ेलेंस्की का वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्य न्यूज पर आने के लिए। थैंक यू सर, मौजूदा हालात इस वक्त किस ओर इशारा कर रहे हैं? कि आपको लगता है कि अब बातचीत, जिस तरह से समर्थन किया जा रहा था कि बातचीत से मामला सुलझाएं, बातचीत से बात आगे निकल चुकी है? सर देखिए साहब, जब ये लड़ाई शुरू होने के पहले इंडियन मिलिट्री रिव्यू में भारत के हम 3-4 जर्नल मिले थे। हमने एक वॉर गेम की थी। वॉर गेम में हमारा अंदाज था कि ये लड़ाई 7 से 10 दिन चलेगी। आज 8वां दिन है। मेरे अंदाज में 2 या 3 दिन में रूस ये लड़ाई खत्म कर देगा, क्योंकि तकरीबन उसके सारे ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं। आखिरी लड़ाई वो कीव के लिए करेगा। देखिए, आप प्लीज समझिए, पहले उसने जो है सिविलियन जाने बचाने के लिए सोचा था कि हम सरेंडर करवा लें। इसीलिए उसने कीव के पास हवाई अड्डे पे अपने छाता सैनिक पैराट्रूपर्स उतारे थे। उनसे जो है सीधा डैश करके गए थे कि ये शायद सरेंडर कर दें। लेकिन साहब, वो कोई सरेंडर नहीं हुआ। तो अब उसको फुल स्केल वॉर करनी पड़ गई है। कोई चारा नहीं रह गया। रूस की तरफ से अब कई सारे दावे यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला मैं आपको बताती हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि नाटो जो है पूर्वी यूरोप में विस्तार का इरादा रखता है। दूसरा जो बड़ा आरोप सामने आया कि अमेरिका के सर पर न्यूक्लियर वॉर का जो है यहाँ पर भूत सवार है। और साथ ही उन्होंने एक दावा और किया है कि यूक्रेन जो है अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन चुका है। तो इन दावों में कितना आपको असर दिखाई दे रहा है? नहीं, दावों के चलते ही तो उन्होंने हमला किया है। अब आप जरा हमले की बात सुन लेना। आप, मैं सैनिक विशेषज्ञ हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमला अब उसने किया है वो पारंपरिक तरीके से, स्टैंडर्ड रशियन तरीके से हमला कर रहा है। शहरों को घेरता है, आबादी को बोलता है यहाँ से भाग जाओ, और उसके बाद भारी बमबारी, बेरहम बमबारी करता है सप्रेस करने के लिए। जैवलिन मिसाइल, शोल्डर फायर्ड स्टिंगर्स, और उसके बाद टैंकों से हमला करता है सीधा सिटी सेंटर की ओर। ठीक है, अब यही शैली हम देख रहे हैं खार्किव में। यही शैली हम देख रहे हैं जो उसने, जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है कि हमारा ध्यान जब तक खार्किव और कीव उत्तर में था, दक्षिण में उसने बहुत गेंद किए। पूरा जो समुद्र तट है ब्लैक सी का, और जो सी ऑफ एजोव का, उसको यूक्रेन से काट दिया, और वो जो है ओडेसा को घेर लिया है, मारियोपोल की बंदरगाह घेर लिया है। उसने लैंड लिंक कर लिया है डॉनबास के साथ, एक लैंड कॉरिडोर खोल दी है क्रीमिया को, जो उसने पहले कब्जा किया हुआ था। जो डॉनबास में जो उसने इलाका पकड़ना था तकरीबन पकड़ लिया है। अब केवल उसका जो उसको इलाका चाहिए था, रूसी भाषाई इलाका, वो तो पकड़ लिया है। वो उसकी गिरफ्त में आ गया है। अब उसको सिर्फ अगर रेजिम चेंज करना है तो कीव के ऊपर भारी हमला करेगा, भारी बमबारी करेगा, और उसके तहस नहस करके उसके बाद करेगा। ये जो सारा उकसा कर यूक्रेन को, ये मॉरली, नैतिक तौर से बहुत गलत है। क्योंकि रूस ने, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया, नेटो ने बोल दिया, हम नहीं आएंगे लड़ने, आप अकेले लड़ो, मरो, जो करना है सो करो। तो क्या साहब, फिर क्या आप रूस के आखिरी यूक्रेनियन तक आप रूस से लड़ना चाहते हैं? रूस के लोगों को मरवा रहे हैं बेवजह, क्योंकि गेन क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ नहीं आया। बहादुरी बहुत अच्छी है, जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि 31 प्लेन और 34 हेलीकॉप्टर जो हैं ध्वस्त कर दिए गए हैं रूस के। सर, क्या लगता है पर जिस तरह से हालात हैं और इमारतें जर्जर हो चुकी हैं? हेलो जी सर, आप केवल सुन रही हैं CNN और BBC और यूक्रेन का प्रोपेगेंडा, और कह रही है कि साहब उन्होंने तो 9000 मार दिए रूसी के, इस तक तो वो अभी तक जीत गए होते। लड़ाई उनकी राजधानी में हो रही है, आप कह रहे हैं यूक्रेन जीत रहा है। ये कहानी किसी और को सुनाइए। मैं एक मिलिट्री विशेषज्ञ हूं, जो जमीन पे असलियत है उसको मैं बयान कर रहा हूं। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप अपने फैसले ले सकते हैं। जी सर, यहाँ भारत की अगर भूमिका की बात की जाए तो विश्व पटल पर भारत की भूमिका पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हर देश अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखता है। हमारे 70% हथियार रूस से आ रहे हैं। रूस ने 71 की जंग में हमारा बेहिसाब हमको मदद की। ठीक है साहब, तो यूक्रेन ने तो T-80 टैंक
पाकिस्तान को बेचे हैं। हर वैश्विक पटल पे हमारे जब न्यूक्लियर हमने बॉम्ब एक्सपेरिमेंट किए, वो टेस्ट किए थे, तो उस वक्त हमारे खिलाफ वोट किया था, पाकिस्तान के साथ वोट करता है। और अब जब खुद के ऊपर आफत आई है तो हमारा सहयोग मान रहा है। क्या अमेरिका ने, नेटो ने चीन के खिलाफ कुछ बोला जब पिछले साल उन्होंने 2 लाख ट्रूप लद्दाख पे लगा दिए थे? जी, तो हम भी वही कर रहे हैं, हम तटस्थ हैं। बिल्कुल सही ये पॉलिसी है। हाँ। और जी सर, जीडी सर, ये भी जानना आपसे चाहेंगे, क्या लगता है कि कब तक हालात नियंत्रण में आने के आसार हैं? मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन और है। अगर जो रूस है वो केवल रिजीम चेंज चाहता है, मिलिट्री पोटेंशियल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इससे ज्यादा ना उसके हित में होगा, ना यूक्रेन तो खैर तबाह हो ही गया है, ना विश्व के हित में होगा। तेल की कीमतें $120 पहुंच चुकी और कमाल हो रहा। दुनिया का जो इकोनॉमी रिकवर कर रही थी कोविड से, उसका सवा सत्यानाश हो गया। जी, जीडी बख्शी जी, ऐसे में अगर वहां के सैनिक बल की बात की जाए तो यूक्रेन की, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ दावे हैं, वरना वो जीत गए होते अब तक, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि इतने प्लेन मार दिए, क्या लगता है कि सैनिक के मनोबल पे इस वक्त क्या कुछ असर होगा अगर रूस की बात की जाए या दोनों, यूक्रेन दोनों के सैनिकों की अगर बात करें? देखिए, जब लड़ाई चलती है तो प्रोपेगेंडा के लिए बड़े बड़े बयान बढ़ चढ़ के बोले जाते हैं कि ये मार दिया, वो मार दिया। असलियत जमीन पे जो है वो सबको दिख रही है। रूस की, यूक्रेन की राजधानी गिरने वाली। चलिए, जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और हमारे टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाए तो आप बोलेंगे कि इस्लामाबाद युद्ध जीता। मतलब ये तो मजाक है ना। जी, जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अहम बातें हमारे सामने यहाँ पर रखी हैं कि दावों पर और अफवाहों पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। हालात भीषण हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हालात नियंत्रण में आ जाएं। बातचीत का दौर लगातार जारी है और लगातार जो यूरोपीय संघ है उनकी तरफ से भी कोशिशें यही हैं कि किसी तरह से रूस अपनी बातों पर कायम रहे और जिस तरह से सेना इस वक्त हमलावर है यूक्रेन पर, उस स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्य न्यूज के साथ।